हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC 78 मिसलेनियस इंश्योरेंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ये बुक का एडिशन है जनवरी 2020 एंड इसमें 13 चैप्टर्स हैं। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसमें पहले एक्सीडेंट की डेफिनेशन बताएगी। ये कहते हैं एक्सीडेंट वो अनएक्सपेक्टेड और अनडिज़ायरेबल इवेंट है, ठीक है, जिसमें रिजल्ट डैमेज होगा या हार्मफुल होगा, ठीक है। तो कहते हैं हम इसको प्रिवेंट, दिस इज़ सो मच वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट। बहुत कुछ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। मीन्स कि हम एक कहते हैं एक प्लान ले सकते हैं कि हाँ जी एक्सीडेंट को बचाने के लिए इन प्रॉपर मैनर में, ठीक है। कहते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें कि हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लें इसको प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कि ये एक्सीडेंट हो भी तो हमें उसका फाइनेंशियल लॉस या कुछ ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो इसी चैप्टर में कहते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे पर्सनल एक्सीडेंट के, ठीक है। साथ ही साथ ग्रुप पॉलिसी के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है, पढ़ेंगे हम। और वेरियस पैरामीटर्स हैं जैसे विद मतलब ग्रुप पॉलिसी भी, ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ अलग पैरामीटर्स रहेंगे जैसे सम इंश्योर्ड, कवरेज ऑफर्ड, इसके टर्म एंड कंडीशंस भी देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो पर्सनल एक्सीडेंट की क्लेम प्रोसेसिंग है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो पर्सनल एक्सीडेंट की है पर्टिकुलरली। और लास्ट में चैप्टर में बताया गया है कितने तरह की वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स होते हैं, ऑफर किए जाते हैं, एंड सोशल स्कीम्स भी हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे लर्निंग आउटकम है, ठीक है, 5। फर्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेसिक प्रिंसिपल, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, थर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स, एंड फोर्थ वन पर्सनल एक्सीडेंट कवर टाइप्स एंड पर्सनल एक्सीडेंट बेस्ड सोशल इंश्योरेंस। तो फर्स्ट लुक एट द सिनारियो। कहते एक समित है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जिसकी मोडेस्ट सैलरी है। उसकी जॉब में बहुत सारी उसको ट्रैवलिंग एक्सटेंसिव बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और कहते हैं वो ना, जैसे अभी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत वरीड है वो। और उसको डर है कि उसकी डेथ ना हो जाए या डिसमेंबरमेंट ना हो जाए, कुछ उसका बॉडी पार्ट को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसकी वजह से वो बिल्कुल घबराया हुआ है। तो कहते हैं वो इस फियर को, इस घबराहट को कैसे दूर कर सकता है। कहते हैं पर्सन एक्सीडेंटल पॉलिसी है जो आज के टाइम के लिए उसके लिए बेटर लिविंग के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कहते हैं एक पर्टिनेंट नोट, एक सिग्निफिकेंट नोट है। कहते हैं जो मानो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे कोई ट्रेडिशनल एडोवेंट प्लान की, सिर्फ उसका आपको 2 से 5% इसको पे करना है तो आपका ये कवर हो जाएगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहते हैं ये चीपेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे है फिलिंग द इंश्योरेंस गैप समित है, जिसकी कहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसकी सैलरी बहुत ही मोडेस्ट है, मीन्स के बहुत ही कम है या ठीक ठाक है, उसके लिए जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान है वो बिल्कुल बढ़िया है एंड चीपेस्ट है। हमारा फर्स्ट आउटकम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेसिक प्रिंसिपल। तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, कहते वो डेथ या डिसेबलमेंट के लिए है, इंश्योर्ड पर्सन के लिए जब उसका एक्सीडेंट होता है। तो इट इज़ अ बेनिफिट पॉलिसी, ये एक बेनिफिट पॉलिसी है जिसमें एक फिक्स्ड कंपनसेशन पे किया जाता है जब एक्सीडेंट के कारण डेथ या डिसेबलमेंट होती है। जो पर्सनल एक्सीडेंट क्लास है वो बिजनेस वाज, जो पर्सनल एक्सीडेंट क्लास वो ऑफ बिजनेस वाज गवर्नड बाय द टैरिफ टिल 31 मार्च 1994। वो पहले इतने तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट कि हाँ जी जो पर्सनल एक्सीडेंट बिजनेस था वो पहले गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता था 31 मार्च 1994 तक थ्रू द टैरिफ्स। बट उसके बाद डी टैरिफाइंग के बाद वो बिजनेस ब्रोट आउट द प्रीव्यू ऑफ द टैरिफ, वो टैरिफ के प्रीव्यू के बाहर आ गया। बट कहते हाउ एवर फिर भी कहते हैं द पॉलिसी फॉर्म अंडर राइटिंग सिस्टम, जो पॉलिसी फॉर्म से अंडर राइटिंग सिस्टम जो कंपनियां यूज़ कर रही हैं वो कहते हैं यूनिफॉर्म तो नहीं है बट मोर और लेस, कहते फिर भी काफ़ी सिमिलर अप्रोच है, माइनर उसमें वेरिएशंस है, मींस कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज उसमें यूज़ कर रही है अपना अंडर राइटिंग पॉलिसी फॉर्म्स वगैरह जो भी है। तो उसमें कहते हैं डिफरेंट बहुत जो वेरिएशंस है, डिफरेंस है, वो बहुत ही कम है और सिमिलर ही अप्रोच है ऑलमोस्ट। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स स्टार्ट हो गए। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑटमोस्ट गुड फेथ। ये ऑटमोस्ट गुड फेथ तो दूसरी प्रिंसिपल जैसे ही है कि हाँ जी हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस से डिस्क्लोज करनी है, उनको बतानी है,
ठीक है। वो कहते हैं इसके अंडर दिस प्रिंसिपल वी आर इट्स अवर ड्यूटी टू बाउंड टू डिस्क्लोज और मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, परटेनिंग टू द प्रपोज इंटरेस्ट। जिसकी इंश्योरेंस है उसके रिगार्डिंग उसको सारे फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी को बताने पड़ेंगे कि हाँ जी उसकी हेल्थ की कंडीशन कैसे है, ठीक है। इंश्योरेंस को पता चले कि हाँ जी कि कौन सा बेस्ट आपके लिए प्रीमियम हो सकता है या कौन सी एग्जाम्पशन लगनी है या एक्सक्लूड करना है वो चीज़ें। कहते हैं ये जो ड्यूटी ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ है वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि सारे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी में मेडिकल एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। रेयर केसेस होते हैं जिसमें मेडिकल एग्ज़ाम होता है बट एक्सीडेंटल में मेडिकल एग्ज़ाम नहीं होता, इसलिए वो टोटली डिपेंड करता है डेक्लरेशन पर जो प्रपोजल फॉर्म में दी जाती है। कहते हैं वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ कहते हैं ये पूरी पॉलिसी पीरियड के दौरान अप्लाई होता है, ठीक है। कहते हैं अगर कुछ भी आप उसमें चेंज करवाना चाहते हो मटेरियल फैक्टर रिलेटिंग तो आपको वो बताना ही पड़ेगा, कंपनी के नोटिस में लेके आना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया, कहते हैं समित है अभी वो सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बट उसकी बाद में प्रमोशन हो जाती है, वो बन जाता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र इन XYZ माइनिंग कंपनी। अभी ये माइनिंग कंपनी आई, पहले फार्मास्यूटिकल थी, अभी माइनिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है। कहते हैं जो ये ऑक्यूपेशनल है इसने ना समित का रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है। पहले तो फार्मास्यूटिकल में था चाहे उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही थी, बट अभी माइनिंग मीन्स ज़मीन के अंदर कुछ है ना, वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र मीन्स के उसका रिस्क बढ़ गया। तो समित को ये उसी टाइम डिस्क्लोज करना पड़ेगा डेल्टा इंश्योरेंस को जब उसकी प्रमोशन हुई है, जब या उसमें उसका रिस्क चेंज हो गया है कि क्योंकि अभी उसकी पॉलिसी चल रही है एक्सीडेंट। तो वैसा ही बताया है कि एनी काइंड ऑफ द मतलब ये ऑटोमोस्ट गुड फेथ थ्रू आउट द पॉलिसी चलता रहता है। अगर कोई भी अल्टरेशन होती है, अल्टरेशन मीन चेंजेस आते हैं आपके, ठीक है, तो आपको वो कंपनी के नोटिस में लेके आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कहते हैं नीचे जर्नल केसेस के इंश्योरेबल इंटरेस्ट के पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट कहते हैं जो आदमी है जिसने इंश्योर्ड है, जो प्रपोज्ड है पर्सन, तो उसका अपनी लाइफ पे अनलिमिटेड इंटरेस्ट है, मीन्स के वो फर्स्ट तो वही हो गया, उसका अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकंड हस्बैंड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है लाइफ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ पे हस्बैंड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और दूसरी तरफ एंड वाइस वर्सा मीन्स वाइफ का अपने हस्बैंड की लाइफ पे इंटरेस्ट है, और हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकता है और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकती है, ठीक है। तो उसका उन पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। और एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट उनका भी होता है जैसे क्रेडिटर और डेबिटर, जब तक उनका लोन चलता है, ठीक है, जब तक वो ड्यू रहता है डेब्ट, ठीक है, तो क्रेडिटर का उसमें डेबिटर के लाइफ पे इंटरेस्ट रहता है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब भी होता है। एक होता है एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉयज़ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। जब प्रीकॉन्सेंस जब उनकी डेथ या डिसेबलमेंट का डर होता है एम्प्लॉयज़ का। फिर भी कहते हैं वेरी ऑफन देखा गया है, मतलब होता है ऐसे कि ग्रुप पॉलिसी है जो वो एम्प्लॉयर के द्वारा अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए ली जाती है। फिर भी कहते हैं इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब फिर भी वो अपने अपने वो वेलफेयर मेजर मीन्स कि एक भलाई की मेजर की तरह से वो ग्रुप पॉलिसी करवाते हैं। इन केसेस में मानो अभी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो पहले तो एम्प्लॉयर पे आएगा, बट एम्प्लॉयर उसको पास ऑन कर देंगे टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉई या तो एम्प्लॉय पे या उसके डिपेंडेंट पे, ठीक है, जैसे भी केस रहेगा। कहते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है एडमनिटी। कहते हैं ये जो प्रिंसिपल है वो होता क्या है कि हाँ जी इंश्योर्ड को उसी पोजीशन पे लेके आना जिस पोजीशन में वो लॉस से पहले था, ठीक है। तो कहते हैं दूसरे वर्ड में कहें कि उसको प्रॉफिट नहीं बनाने देना, किसको, इंश्योर्ड को, ठीक है, थ्रू द इंश्योरेंस। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वो कहते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आर नॉट स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो पर्सनल एक्सीडेंट कहते हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वर्क नहीं करता कुछ कंडीशंस में। क्यों?
क्योंकि कहते हैं ये एक लाइफ का एक इंश्योरेंस है, तो लाइफ कहते हैं इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें इसको अमाउंट में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, लाइफ को। तो इसको हम कम जो डेथ या डिसेबलमेंट होती है ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम कंपनसेट किसी भी कंडीशन में उसी कंडीशन पे वापस नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए इस पे प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी वर्क नहीं करता। फिर भी कहते हैं प्रैक्टिकल अगर कंसिडरेशन देखें इसमें मेजरमेंट ऑफ आइडेमिनिटी की, तो इसमें फिक्स्ड सम इंश्योर्ड कर दिया जाता है। जब कोई डेथ और डिसेबलमेंट होती है तो वो सम इंश्योर्ड उसको दे दिया जाता है डिपेंडिंग, अच्छा वो सम इंश्योर्ड उसकी अर्निंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना बंदा अर्निंग कर रहा है। एक एग्जांपल दी है, कहते जो पॉलिसी इशू की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, उस सर्विस कंडीशन में, ठीक है, अगर उसका कुछ डिसेबलमेंट और एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, ठीक है, तो या डेथ हो जाती है, तो उसको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को या उनके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। तो उसमें द इंश्योर्ड आर एडेमनीफाइड, उनको एडेमनीफाई किया जाता है वो अमाउंट दे के जो उनकी फिक्स की होती है, यानी कि सम इंश्योर्ड, ठीक है। अभी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कैन बी टर्म एज ए बेनिफिट पॉलिसी, तो इनको कहते हैं पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहते, इनको कहते हैं पॉलिसी ऑफ बेनिफिट या बेनिफिट पॉलिसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ पे ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है ना कि इंडेमनिटी। और बेनिफिट क्या प्रोवाइड करवाती है, कहते हैं प्री एग्रीड सम ऑफ मनी होता है, सम इंश्योर्ड होता है, ठीक है, जो लॉस पे डिपेंड नहीं करता, इररिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ द प्रीकर लॉस डैमेजेस, ठीक है, ठीक है, या डिसेबलमेंट या डेथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसकी डिपेंडेंट की उसके इंश्योर्ड की अर्निंग पे, ठीक है। तो कहते हैं पर्सन हाउ एवर पर्सन कैनॉट मेक अनड्यूड प्रॉफिट, और एक्सीडेंट पॉलिसी से जो इंश्योर्ड है उससे वो प्रॉफिट भी नहीं बना सकता, जो इंश्योर्ड है, ठीक है, वो एग्री किया जाता है डिपेंड अपॉन द ग्रोस डायरेक्ट अर्निंग, जो उसकी ग्रोस डायरेक्ट अर्निंग है उससे उसका सम इंश्योर्ड डिसाइड किया जाता है। कहते हैं जब वो डिसाइड किया जाता है सम इंश्योर्ड, तो उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है किस चीज़ का, कि जो अर्निंग है वो डायरेक्ट अर्निंग होनी चाहिए कि ना कि इनडायरेक्ट। जैसे एक एग्जांपल दिया है, कहते हैं जैसे रेंट इनकम है, ठीक है, अगर मानो इंश्योर्ड है, ठीक है, इंश्योर्ड की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी अर्निंग, जो वो बंदा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी अर्निंग वो ख़त्म होगी, बट जो रेंट इनकम है उसकी डेथ के आने के बाद हाउस रेंट इनकम रेंट जो इनकम है वो भी उसके बाद आती रहेगी, तो उसको वो कंसीडर नहीं किया जाता, तो वो उस इनकम को कंसीडर किया जाता है जब सम इंश्योर्ड कैलकुलेट होता है वो इनकम जो बंदा उस टाइम कुछ नौकरी करके कमा रहा होता है। कहते फिर भी कहते इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट, फिर भी कहते ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि एग्जैक्ट अमाउंट स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, सिंस द प्रैक्टिस डिफर फ्रॉम विद द इंश्योरेंस। और कहते हैं अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है, उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, डिफर करती है, डिफरेंट होती हैं। इट में इंडिकेट दैट कवर इज जनरली ग्रांटेड फॉर द अमाउंट नॉट एक्सीजिंग द 6 टाइम ऑफ द एनुअल अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड। तो कहते हैं एक इसमें फिक्स ही है ऑलमोस्ट, कहते हैं 6 टाइम ना एनुअल। देखो हर एक इंश्योरेंस की अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि वो कितना सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करवाती है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर, बट फिर भी कहते हैं ये 6 टाइम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअल अर्निंग इनकम से इंश्योर्ड की। तो ठीक है, या उसके वीकली बेसिस पे भी बंदा मानो उसको टेम्परेरी डिसेबलमेंट होगी, बट उसको वीकली उतना ही मिलना चाहिए जितना वो अर्निंग कर रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस, जो इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर करवा सकते हैं मेन पॉलिसी के साथ एज ए एक्सटेंशन, मीन्स एज ए एड ऑन कवर, ठीक है। फिर भी कहते हैं हाउ एवर जैसे बेसिक पॉलिसी बेसिक पर्सनल एक्सीडेंट है वो बेनिफिट पॉलिसी है जैसे हमने पढ़ा, बट फिर भी जो मेडिकल एक्सपेंसिव हैं जो हम एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो बेनिफिट पॉलिसी है, बट जो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हम एज ए एक्सटेंशन लेंगे उस पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वर्क करेगा सभी सर्कमस्टांसिस में, क्योंकि कहते हैं इसमें रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस आता है, ठीक है, जो
जितना उनको मेडिकल एक्सपेंसेस रहता है, जिनका जिनका उनका फाइनेंशियल नुकसान होता है, उनको उनको रिवर्समेंट होती है। तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सटेंशन है, वो प्रिंसिपल और इंडेमनिटी पे वर्क करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंट्रीब्यूशन। कहते सिंस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आर नॉट स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कहते ये स्ट्रिक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है जब, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी अप्लाई नहीं होता। कहते फिर भी डज इफ़ देयर आर मोर देन वन पॉलिसी अवेलेबल, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी एक ही सम इंश्योर्ड की, मतलब एक ही इंश्योर्ड की होती है, तो ईच पॉलिसी विल पे द फुल बेनिफिट अंडर द सेम, तो वो फुल बेनिफिट पे करेगी। हैंस इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट एट ऑल टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, कहते जो पॉलिसी पीरियड के दौरान ये ध्यान रखने वाली बात है कि वन शुड बी क्लियर अबाउट नंबर ऑफ अ पॉलिसी ऑलरेडी हेल्ड इन प्रपोजल। मीन्स के जो भी, अगर मानो एक बंदे ने एक से ज़्यादा पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली हुई है, किसी दूसरी कंपनी से भी उसने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली हुई है, तो वो अपने दूसरे पर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी बताएगा कि हाँ जी उसने वो ली हुई है। एक कंडीशन है इसमें कि हाँ जी अगर आप विदाउट कंसेंट करते हो, विदाउट कंसेंट ऑफ द इंश्योरर करते हो, तो वो पॉलिसी इसमें लिखा है कंडीशन में ऑल्सो भी इनकॉर्पोरेटेड in the policy to ensure that additional policies are not taken without the consent of the insurer, कि इंश्योरर कंपनी के कंसेंट के बिना कोई एडिशनल पॉलिसी नहीं ली जा सकती। ठीक है, ओके, तो नोट दियो यहाँ पे। कहते हाउ एवर जो वीकली कंपनसेशन है वो फिक्स किया हुआ है, वो है 5,000 पर वीक, 5,000 पर वीक। ठीक है, बट इसमें कहते प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉल करता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है, जब वीकली कंपनसेशन की बात आती है, मानो कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, वो बंदा काम पे नहीं जा रहा, तो उसको वीकली कंपनसेशन 5,000 पर मंथ मिलेगा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो प्रो राटा बेस पे जितना उनका सम इंश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेंगे। कहते हैं दिस लिमिटेशन इज़ नॉट पर द पॉलिसी पर द इंश्योरेंस कंपनी बट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, तो ये लाइफ ऑफ इंश्योर्ड के ऊपर है ओवरऑल। कहते हैं इफ़ द पॉलिसी आर इशूड बाय द डिफरेंट कंपनीज, अगर कहते पॉलिसी इशू की जाती है अलग अलग कंपनी द्वारा, ठीक है, द टोटल सम इंश्योर्ड एक्सीड द सम इंश्योर्ड द कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरे से ज़्यादा हो जाता है, तो वीकली कंपनसेशन वाले में तो वो अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से प्रपोर्शनेट, यानी कि अपने प्रपोर्शन के हिसाब से वीकली कंपनसेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस में भी ऐसा है कि सम इंश्योर्ड के हिसाब से वो को शेयरिंग करेंगे कि हाँ जी वो आपस में एक बंदे ने दो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करवाई है। ठीक है, तो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग अपने हिसाब से मेडिकल एक्सपेंसेस भी, मतलब अपने हिसाब से नहीं, अपने प्रपोर्शन के हिसाब से वो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेगी उनके, जितना बंदे ने अलग अलग कंपनी से सम इंश्योर्ड का पॉलिसी करवाई हुई है। कहते दिस वुड हैपन व्हेन द एक्सपेंसेस इंकर्ड आर फॉर एन अमाउंट लेस दैन टोटल कवर अवेलेबल। ठीक है, व्हेन द एक्सपेंसेस इंकर्ड आर मोर ईच पॉलिसी विल बियर टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स ओन लिमिट ऑफ लाइबिलिटी। कहते हैं अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से वो बियर करेंगे जितना उन्होंने एक्सटेंट लिया हुआ है लाइबिलिटी का। नेक्स्ट हमारा वो पार्ट है सबरोगेशन। सबरोगेशन कहते हैं अगर जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, तो सबरोगेशन भी फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो अगर मानो किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसने कंपनसेशन ले लिया, बट वो पर्सनल एक्सीडेंट कंपनसेशन ले लिया उसी पॉलिसी में, बट फिर भी वो अपना उसका लीगल राइट रहेगा कि वो जो नेग्लिजेंट पार्टी है उससे सबरोगेट कर सके, उससे भी वो अपना जितना उनका हक है वो ले सके। एक एग्जांपल दिया इसको सबरोगेशन को क्लैरिफाई करने के लिए। कहते समित है वो इंजर्ड हो गया कार एक्सीडेंट में। ठीक है, तो अभी उसने क्लेम तो ले लिया, कंपनसेशन तो ले लिया अंडर द क्लेम, जब उसका अंडर दिस पॉलिसी ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, बट साथ ही साथ वो कहते हैं कि ही कैन ऑल्सो प्रोसीड, वो उसको भी प्रोसीड कर सकता है अपना केस को अगेंस्ट द लायबल व्हीकल ओनर एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो उस पर एक्शन ले सकता है कि हाँ जी उसका ज़्यादा नुकसान होता है तो।
ठीक है, मीन्स के पॉलिसी का बेनिफिट भी ले सकता है, ठीक है, और साथ के साथ उसमें उसको लीगल स्टेप भी ले सकते हैं अगेंस्ट द जो लायबल ओनर है। अभी बेसिक कवरेज, तो पॉलिसी बेसिकली कवर करती है डेथ एंड डिसेबलमेंट रिजल्टिंग सोलली एंड डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी इंजरी, ठीक है, डेथ भी कवर करती है, डिसेबलमेंट भी कवर करती है, बट कब, जब एक्सीडेंट में हुआ हो थ्रू द एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल मीन्स। अगर कोई एक्सीडेंट एक्सटर्नल वायलेंट या विजिबल मीन के द्वारा होता है और अगर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है इन शॉर्ट की, या डिसेबलमेंट हो जाती है, तो वो पॉलिसी कवर करती है, ठीक है। तो कंपनसेशन कहते हैं पेबल होता है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। कौन से कंटीजेंसी कवर होती है, मीन्स के कौन सी वो उसमें कवर होती हैं, तो डेथ कवर होती है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर होती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर होती है, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट कवर होती है, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट आर reimbursed ऑन एन एक्चुअल बेसिस इफ़ कवर्ड एज एन एक्सटेंशन। और मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं अगर उन्होंने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के साथ एक्सटेंशन लिया हुआ है मेडिकल एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ द टर्म्स। फर्स्ट है बॉडीली इंजरी। बॉडीली इंजरी कहते एक डिसीज़ नहीं है, वो डायरेक्टली एक्सीडेंट के कारण जो डैमेजेस होता है तो वही बॉडीली इंजरी में इंक्लूड होता है, ठीक है। मेंटल शॉक, फ्राइट, ग्रीफ, ठीक है, या अनलेस कॉजिंग सम फिजिकल इंजरी, ठीक है, ये बीमारी होगी जैसे मेंटल शॉक हो गया है ना। तो कहते हैं अगर फिज़िकल उसमें कॉज नहीं है, उसका कारण फिज़िकल इंजरी उसका कारण नहीं है, तो वो कहते हैं बॉडीली इंजरी के स्कोप में नहीं आती, ठीक है, तो वो उसमें कवर्ड नहीं होती। बट द मॉडर्न टेंडेंसीज टुवर्ड द इंक्लूजन ऑफ डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय द शॉक। बट फिर भी कहते हैं मॉडर्न में एरा में ये है टेंडेंसी कि वो इंक्लूडेड में हो जाएगा डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय द शॉक सोलली एंड डायरेक्टली। कहते द इफेक्ट ऑफ दिस फ्रेज इज टू रिक्वायर्ड दैट बॉडली इंजरी शैल हैव बीन कॉज्ड सोलली एंड डायरेक्टली बाय एक्सीडेंट। कहते जो बॉडली इंजरी है वो सोलली सिर्फ और सिर्फ या डायरेक्टली बाय एक्सीडेंट ही होनी चाहिए, तभी वो कवर होएगी, ठीक है। और कहते जो बॉडली इंजरी है वो डायरेक्टली या इंडिपेंडेंटली, ठीक है, उसका रिजल्ट डेथ या डिसेबलमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं इफ़ एनी अदर कोज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रिजल्ट द इंश्योर्ड इवेंट हैज़ नॉट अकर्ड। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो उसको इंश्योर्ड का इवेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड एक्सीडेंट में बी सेटअप बाय डिसीज़। जो एक्सीडेंट है वो कहते हैं सेटअप बाय, वो डिसीज़ द्वारा सेटअप हो सकता है, रिजल्ट इन डेथ। बट फिर भी कहते हैं जो डेथ है मे स्टिल द डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट। बट जो डेथ है वो रिजल्ट वो होता है एक्सीडेंट का, नेमली वेयर दिस नो ब्रेक ऑफ द चेन ऑफ क्वेश्चंस। जहाँ पे एक चेन नहीं है कारणों की, जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो ब्रेक इन द चेन ऑफ कॉजन्स। इसका ना थोड़ा सा डिटेल आप एग्जांपल के थ्रू समझ जाओगे, आगे एग्जांपल दी हुई है। कहते ये देखना एग्जांपल दिया है, कहते समित एक घोड़े पे बैठा था हंटिंग के दौरान, वो हंटिंग कर रहा था तो उसको कुछ इंजर्ड हुआ, तो वो इंजर्ड की वजह से वॉक नहीं कर सकता था, तो चल नहीं सकता था, तो चलने ना की वजह से तो वो ग्राउंड पे पड़ा रहा, जहाँ पे उसको ठंड लग गई, चिल, एंड उसको निमोनिया हो गया, एंड उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दूसरे केस में क्या था कि समित की लेग टूट गई, ठीक है, घोड़े के गिरने की वजह से, एंड टेकन टू द हॉस्पिटल, जहाँ पे उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आ गई, ठीक है, एक थोड़ी सी। तो उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट किससे हुआ, इन्फेक्शियस डिसीज़ से, दूसरे पेशेंट से ना उसको इन्फेक्शन हो गया एक और डिसीज़ का, और उसका रिजल्ट फैटल आया, यानी उसकी डेथ होगी। तो फर्स्ट केस में एक चेन चल रही है एक्सीडेंट की, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी, तो उसको उस डेथ के कारण में, ठीक है, उसका डेथ का कारण जो बना वो बना था चेन ऑफ कॉजन्स, ठीक है, तो वो एक डेथ का कारण बना और उसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। पहले एक उसमें हुआ बीमारी, लेग टूटी, लेग टूटने के बाद वो चल फिर नहीं सका, उस पर फिर ज़मीन पे पड़ा रहा, ज़मीन पे पड़ने के बाद उसको निमोनिया हो गया, डेथ हुई। बट यहाँ पे क्या था, लेग टूटी, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, यानी कि ब्रेक आ गई यहाँ पे, फिर उसको कॉन्टैक्ट हुआ एक इन्फेक्टेड पर्सन से,
इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद डेथ हुई, तो सेकंड केस में कहते, तो फर्स्ट केस में तो डायरेक्टली एक्सीडेंट है कॉज उसका और चेन ऑफ कॉजन्स चल रही है, बट सेकंड केस में चेन ऑफ कॉजन टूट गई, तो डेथ इज़ नॉट सोल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट। तो सोल सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट और या डायरेक्ट रिजल्ट एक्सीडेंट नहीं है उसका, ठीक है। तो इसमें चेन ऑफ कॉजन नहीं है सेकेंड केस में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीडेंट। कहते हैं एक्सीडेंट कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है, ना तो ये इंटेंडेड होता है, ना मीन्स कोई जानबूझ के करता है, और ना ही डिज़ाइंड होता है, ठीक है। और कहते हैं सर्टन वॉलंटरी एक्ट्स विच रिजल्ट इन बॉडली इंजरी आर इंक्लूडेड, ठीक है। कुछ ऐसे कहते इवेंट्स, वॉलंटरी इवेंट्स, वॉलंटरी मीन्स जो अनचाहे हुए, ठीक है, वेयर द इंश्योर्ड एक्ट इज रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स स्टेमिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट की चेन ऑफ इवेंट से उसको कोई नुकसान होता है उसको एक्सीडेंट कहा जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है नॉट एन एक्सीडेंट। कहते अगर किसी का हाथ बेंड हो जाता है कोई न्यूमेटिक ड्रिल से, उसको इज़ नॉट कोज्ड बाय एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट नहीं कहा जाएगा। और दूसरी तरफ कहते समित इज़ इंजर्ड, एक्सीडेंट कौन सा है, समित इज़ इंजर्ड वाइल जंपिंग फ्रॉम एन अपर स्टोरी ऑफ अ बर्निंग बिल्डिंग। कहते कोई बर्निंग बिल्डिंग में आग लग गई और उसने स्टोरी से जंप कर दिया, तो दिस इज़ डीम्ड टू हैव सस्टेन्ड इंजरी इन एन एक्सीडेंट। तो उसको उस इंजरीज को एक्सीडेंट वाली इंजरी उसको एक्सीडेंट माना जाएगा। अभी कहते क्वेश्चन ऑफन अराइज, और कहते क्वेश्चन ये आता है कि जैसे इवेंट्स हैं कुछ, जैसे सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, है ना, फोर्स्ड बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, या डूबना ड्राइंग एक्सेट्रा। कहते हैं इनको इन सबको एक्सीडेंट कहा जाता है। अप्लाइंग द इनफेरेंस डाउन ऑफ द वेरियर केसेस ऑफ लॉ, बट कहते लॉ के अकॉर्डिंग होता है। कहते जो सुसाइड होता है या मर्डर या होमिसाइड फॉलोइंग ग्रेव प्रोवोकेशन आर नॉट एन एक्सीडेंट। कहते जो जानबूझ के होते हैं, ठीक है, जो प्रोवोकेशंस होते हैं, जो डेलिबरेटली वो जानबूझ के किए होते हैं, तो उसको एक्सीडेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। होमिसाइड या मर्डर विदाउट प्रोवोकेशन, कहते हैं जो होमिसाइड या मर्डर, किसी की डेथ करना या मर्डर हो गया, ठीक है, वो अगर विदाउट प्रोवोकेशन हुआ है, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया और किसी की डेथ हो जाए, फोर्स्ड बाइट हुआ, स्नेक बाइट हुआ, या डूब जाना, ये सब एक्सीडेंट में आएंगे। हाउएवर फिर भी कहते द जैसे कंसेप्ट है ग्रेव प्रोवोकेशन, ठीक है, इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव। फिर भी कहते कि हाँ जी किसी का इरादा प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और उसको प्रूव और डिनाई और उसको मना करना भी, ठीक है। जैसे सुसाइड है, सुसाइड इज़ एक्सक्लूडेड, सुसाइड को एक्सक्लूड कर दिया गया है अंडर दिस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस कंपनी है हु कवर मर्डर, वो मर्डर कवर करती है एंड होमिसाइड भी कवर करती है, बट कहते उसकी वर्डिंग केयरफुली रीड करना बहुत ही ज़रूरी है कि लास्ट में कोई डिस्प्यूट ना हो। जब वो मर्डर या कुछ स्टेजेस, ऐसे स्टेजेस की बारी आती है, तो उस टाइम कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई ना झगड़ा हो, ठीक है, कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में। एक्सटर्नल वायलेंट विजिबल मीन्स। अभी ये क्या है एक्सटर्नल वायलेंट, कहते हैं जैसे कॉज ऑफ एक्सीडेंट है उसका मीन मस्ट बी रिटन इन द डेफिनेशन एज ए होल, तो वो उसके डेफिनेशन में आना चाहिए एक्सीडेंट की। कहते हैं जो रिज़ल्ट हुआ है मीन्स कि डेथ है या डिसेबलमेंट है, नॉट बी एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल भी नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि एक्सटर्नल हो, विजिबल हो, ठीक है, या ना विजिबल हो, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, बट इंजरी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया, कहते एक इंजरी हुई मे बी इंटरनल इनसाइड द बॉडी, है ना, हाउएवर द रिजल्ट मस्ट बी डेथ और डिसेबलमेंट एज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। बट फिर भी कहते हैं जैसे पॉलिसी में डिस्क्राइब किया गया है उसकी डेथ या डिसेबलमेंट होनी चाहिए थ्रू द इंजरी। दूसरे वर्ड्स में कहते मानो कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट मस्ट बी विद इन द डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे पॉलिसी में बताया गया है, ठीक है, बट उसका रिजल्ट ये हुआ है कि उसमें कोई बाहर तो उसकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं है, उस विजिबल कुछ नहीं है, बट उसकी इंटरनली बॉडी में डैमेज है, सो एज लॉन्ग एज इट्स अ बॉडली इंजरी, तो उसको बॉडली इंजरी में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट डिसेबलमेंट व्हेन अ पर्सन इज prevented by an accident bodily injury from engaging in an occupation or a business,
ही इज़ said to be disabled and his inability to attend the occupation or a business is called a disablement। एक ये इसकी डेफिनेशन डिसेबलमेंट की। जब कहते बंदे का, आदमी का कोई नुकसान हो जाता है एक्सीडेंट के थ्रू, वो चल फिर नहीं सकता या कुछ और कारण हो जाता है और वो अपना ऑक्यूपेशन या बिजनेस अटेंड नहीं कर सकता, तो उस वाली सिचुएशन को डिसेबलमेंट कहेंगे। ठीक है। जब कहते इसको व्हाट इज़ रेफर्ड एंड फिजिकल इनएबिलिटी। अभी इनएबिलिटी मीन्स ना कर पाना, चाह के भी ना कर पाना। जो फिजिकल इनएबिलिटी को कहते जब कोई बंदा अपना ऑक्यूपेशन या बिजनेस पे नहीं जा सकता और वो अपनी अर्निंग नहीं कर सकता, उस वाली कंडीशन को कहेंगे डिसेबलमेंट। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट दी हुई यहाँ पे, कहते फॉलोइंग देयर आर 3 टाइप्स। पहली है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। कहते लुक एट द ईच ऑफ दीज इन सम डिटेल। तो पहले डिटेल में बताया गया है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के बारे में। कहते वो डिसेबलमेंट जो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, मीन्स के उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है। इरिवर्सिबल इन नेचर है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली टोटल, और बिल्कुल टोटल है। कहते इन द सेंस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम एनगेजिंग एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी काइंड। डिसेबलमेंट का पढ़ लिया हमने। वो एक परमानेंट डिसेबल का मीन्स कि टोटली डिसेबलमेंट है, उस टोटल डिसेबलमेंट की वजह से वो अपना एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो सकता, ना ही उससे बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि पैरालिसिस, पैरालिसिस में टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है बंदे की बॉडी की, तो उस कंडीशन में वो काम तो भी नहीं कर सकता। ठीक है। उसको कंसीडर किया जाएगा टोटल डिसेबलमेंट। अभी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट टोटल डिसेबलमेंट। कहते फॉलोइंग पॉइंट्स आर डीम्ड एज ए इक्वलेंट और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। नीचे वाले पॉइंट है जिस पे हम वो कंसीडर करते हैं कि हाँ जी टोटल डिसेबलमेंट है या नहीं है। कैसे लॉस ऑफ साइट ऑफ बोथ आइस, अगर दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है तो उसको टोटल डिसेबल, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बोलेंगे। यहाँ कहते हैं फिजिकल सेपरेशन होगी, अलग फिजिकल जो बॉडी पार्ट है उसके 2 एंटायर हैंड बॉडी से अलग हो गए, या 2 पैर अलग हो गए, या एक हैंड या एक एंटायर फुट अलग हो गया, तो उसको टोटल डिसेबलमेंट कहेंगे। तीसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूट्स है लॉस ऑफ वन साइट ऑफ वन आइस, अगर एक आँख की रोशनी चलेगी और दूसरी तरफ, एंड लॉस ऑफ वन एंटायर हैंड या फुट, अगर उसके साथ एक हाथ या एक फुट का नुकसान हो गया तो उसको टोटल डिसेबलमेंट में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस लॉस ऑफ वन साइट एंड लॉस ऑफ लिम्ब। अभी ये मीनिंग बताया इन्होंने लॉस ऑफ वन साइट एंड लॉस ऑफ लिम्ब, ये क्लियर ही हो रहा है ऑलमोस्ट। वैसे तो लॉस ऑफ साइट मीन्स आंखों की रोशनी चला जाना। ठीक है। जो बंदा डिफरेंस नहीं बता सकता डार्कनेस एंड लाइट में, उसको उसकी मानो को उसकी रोशनी चलेगी, है ना, तो उसको लॉस ऑफ साइट कहा जाएगा, है ना। मीन्स के वो टोटल चली गई है उनकी और इरिकवरेबल है और ठीक नहीं हो सकती। ठीक है। क्लेम्स आर एडमिसिबल इन द विजन, इट हैज़ बिकम इम्पेयर्ड। ठीक है। तो वही चीज़ है यार कि लॉस ऑफ साइट, अगर रोशनी चलेगी तो उसको क्लेम कंसीडर किया जाएगा। लॉस ऑफ लिम्ब, लिम्ब मीन्स बॉडी पार्ट कोई, है ना, मीन्स दैट एक हाथ चला गया है। लॉस ऑफ हैंड या फुट इज दैट इज फिजिकल सेपरेशन ऑफ अ हैंड फुट अबव द रिस्ट और एंकल। हाथ के रिस्ट जो गुट होती है उसके ऊपर वाला, ऊपर अगर किसी का हाथ चला जाता है, या एंकल जो नीचे पैर के ऊपर होता है एंकल, उसके ऊपर उसका फुट नुकसान हो जाता है तो उसको लॉस ऑफ लिम्ब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। एंड परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबलमेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। कहते हैं दिस इज़ अ सिमिलर टू द टोटल डिसेबलमेंट, ये सिमिलर ही है, इसमें परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है। तो सिमिलर ऐसे है कि इसमें मानो उसमें 2 लिम्स कहा गया था, है ना, इसमें भी मानो शरीर की बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है, बट जैसे एग्जांपल दी है, कहते हैं लॉस ऑफ टो और अ फिंगर, जो अंगूठा या उंगलियों का किसी का मतलब कट जाती है या कुछ उसमें वो अलग हो जाती है, तो उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो परमानेंट बिल्कुल बॉडी से अलग हो गया, है ना, बट उससे लॉस नहीं हुआ इनकम का इतना, है ना। और कहते जो इसमें रहता है कि जो कंपनसेशन की परसेंटेज है, ठीक है, वो एक टेबल दिया हुआ है कंपनसेशन वाला, उस पर वो डिपेंड करता है।
कहते दिस इज जो दिस परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम इंश्योर्ड विल बिकम पेबल द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट नो स्पेसिफाइड इन द टेबल। अच्छा, अगर कोई परमानेंट डिसेबलमेंट उस टेबल में स्पेसिफाई नहीं की होती, मानो कोई परमानेंट डिसेबलमेंट होगी और उस टेबल में नहीं है, तो वो कंपनसेशन डॉक्टर की असेसमेंट के बेस पे दिया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया एक यहाँ पे, कहते टेबल जैसे स्पेसिफाई करता है कि लिटिल फिंगर का कंपनसेशन 4% है कैपिटल सम इंश्योर्ड का। ठीक है, और अगर 4 फिंगर का नुकसान हो जाता है तो 35% है। अगर लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ बोथ ईयर्स, अगर दोनों कानों से सुनना बंद हो जाता है तो 75% एंड सो ऑन। ठीक है, एंड टेम्परेरी डिसेबलमेंट, लास्ट पॉइंट इसमें हमारा डिसेबलमेंट वाले में, कहते एज द नेम इम्प्लाइज टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट, दिस इज़ ए डिसेबलमेंट विच इज़ टोटल, जो बिल्कुल टोटल है। ठीक है, कि हाँ जी इंश्योर्ड है जो वो काम पे नहीं जा सकता और बिजनेस नहीं कर सकता, टोटल है बट फॉर द टेम्परेरी पीरियड। एक तो टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट है, कैसे जैसे नाम बता रहा है, एक तो डिसेबलमेंट है, टोटल डिसेबलमेंट है, जिसकी वजह से जो इंश्योर्ड है वो काम पे या अपने बिजनेस पे नहीं जा पा रहा, बट वो जो डिसेबलमेंट है वो सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए है, मीन्स कि बंदा बाद में ठीक हो सकता है। दिस टेम्परेरी पीरियड में भी डेज, कहते हैं ये जो टेम्परेरी पीरियड वो दिनों में हो सकता है, हफ्तों में हो सकता है और महीनों में भी हो सकता है, और इवन कहते हैं सालों में भी होता है। कहते जो पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ सुपरवाइजरी, एक एग्जांपल से दिया है यहाँ पे, कहते एक मानो बंदा सुपरवाइजरी रोल में काम कर रहा है, उसका इतना काम है कि उसने डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। ठीक है, बट कहते जब क्लेम का टाइम आता है, मानो बंदा बेड पे बैठ के भी साइन तो कर सकता है, बट फिर भी कहते अगर उसको invalidate signing of a paper only does not usually invalidate the claim of the total disablement, बट सिर्फ ये चीज़ इनवैलिड नहीं करती कि उसको क्लेम ना मिले। ठीक है, नॉर्मली द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर वीकली कंपनसेशन फॉर टीटीडी फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स, और मतलब जो पॉलिसी है वो वीकली कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है फॉर टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट के लिए। ठीक है, वीकली बेसिस पे, ये कंपनियों का अलग अलग होता है कि कितना कितना वो पेमेंट करती हैं वीकली बेसिस पर। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, नेक्स्ट ये चार्ट है। ठीक है, डिसेबलमेंट का एग्जांपल दिए हुए, कहते हैं बेनिफिट चार्ट है ये। ठीक है, कहते स्पेसिमन टेबल शो करता है, यहाँ पे एक माना गया है कि मानो कैपिटल सम इंश्योर्ड है 1 लाख रुपीज़, तो उसके हिसाब से कंटीजेंसी के हिसाब से वो बताया गया कि कितना उनको पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटीजेंसीज दी हुई हैं, डेथ हो गया, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका 100% कैपिटल सम इंश्योर्ड मिलेगा। इस केस में इन्होंने अज्यूम किया था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज़, तो उसको 1 लाख रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, उनके रिलेटिव को या उनके हस्बैंड और वाइफ को, ठीक है, जिन्होंने पॉलिसी करवाई है, उनको 100% कैपिटल सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर लॉस ऑफ 2 लिम्स, अगर 2 लिम्स का नुकसान हो जाता है, जहाँ दोनों आइज़ का, जहाँ 1 लिम्स का या 1 आइज़ का, तो भी 100% कैपिटल सम इंश्योर्ड मिलता है। अगर लॉस ऑफ 1 लिम्ब और 1 आई, तो 50% कैपिटल सम इंश्योर्ड मिलता है। यानी कि इस केस में मानो सम इंश्योर्ड 1 लाख था तो 50% 50,000 हुआ। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अदर देन अबव, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुई, इससे अलावा तो 100% टोटल कैपिटल सम इंश्योर्ड मिलेगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट परसेंटेज एज शोन इन द टेबल इन द पॉलिसी के बीच में जो टेबल दिया होगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए, उस टेबल की परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट होगी। ठीक है, टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट, टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट में ये कहते कंपनी के बेस पे भी होता है, बट मोस्टली कहते 1% होता है जो कैपिटल सम इंश्योर्ड है, और ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 104 वीक्स के लिए दिया जाता है जो वीकली कंपनसेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया कि जो वीकली कंपनसेशन है वो रजिस्टर्ड टू एन अमाउंट डिसाइड बाय ईच इंश्योरर, वो ईच इंश्योरर पे वो अमाउंट डिसाइड की होती है, वट एवर द कैपिटल सम इंश्योर्ड, जो भी सम इंश्योर्ड दिया हुआ है। एग्जांपल कहते 3,000 पर वीक और 5,000 पर वीक, कहते जो लिमिट है अप्लाइज टू द ऑल पॉलिसीज बाय द इंश्योर्ड, उस लिमिट पे डिपेंड करता है जो इंश्योर्ड पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट
कहते द बेनिफिट अबव आर रेफर्ड टू द कैपिटल बेनिफिट्स एफ एज ए वीकली बेनिफिट। जो ए टू ई हैं, ठीक है, ए टू ई थे तो वो सारे कैपिटल बेनिफिट्स बेस्ड हैं। जो लास्ट वाला है एफ वाला तो वो वीकली बेनिफिट बेस्ड है। यहाँ पे एक नोट दी हुई है, कहते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ जी सारे बेनिफिट जो अब स्टेट किए गए हैं, ऊपर बताए गए हैं कि वो सारे कवर हो। ठीक है, मीन्स के ये जो बेनिफिट दिए हुए हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ जी आपने पॉलिसी करवा रही है और सारे के सारे बेनिफिट उसी में कवर होंगे। ठीक है, आगे नोट आगे पढ़ते हैं और क्लियर होता रहेगा ये वाला पॉइंट। कहते हैं ऑन अंडर राइटिंग कंसिड्रेशन, कहते हैं अंडर राइटिंग की कंसिड्रेशन पे ये सब डिसाइड होता है यहाँ इंश्योर्ड की रिक्वेस्ट पे कि हाँ जी उसने पॉलिसी में कौन से बेनिफिट लेने हैं। जैसे वो सारे बेनिफिट भी इंक्लूड करवा सकता है और एक या दो बेनिफिट भी इंक्लूड करवा सकता है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे बेनिफिट ए टू ई, यानी कि बेनिफिट ए टू ई सारे कवर करवा सकता है, यहाँ कहते और ए टू सी या ओनली ए एक्सेट्रा, कुछ भी कवर करवा सकता है अपने अकॉर्डिंग। जो इंश्योरर है डिज़ाइन देयर पॉलिसीज इन विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द बेनिफिट स्टेटेड अबव। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है कि वो कैसी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, उसके हिसाब से वो पॉलिसी को डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल बेनिफिट एट नो एक्स्ट्रा प्रीमियम। एडिशनल कुछ बेनिफिट्स हैं जो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के मिलते हैं। फर्स्ट है कैरियज ऑफ डेड बॉडी। कैरियज मींस डेड बॉडी, अगर मानो किसी बंदे इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कैरियज बॉडी को लेके जाने, घर तक लेके जाने की उसको वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम्पल दिए गए थे 2% मिलता है कैपिटल सम इंश्योर्ड का, बट मैक्सिमम 2500 ही रहता है इसमें। ठीक है, इसमें एजुकेशनल फंड भी मिलता है कि अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है इंश्योर्ड की, तो जो पॉलिसी है उसे एजुकेशनल फंड प्रोवाइड करवाती है उस चिल्ड्रन को जो उसका डिपेंडेंट का चिल्ड्रन है। ठीक है, इन द एडिशन टू द कैपिटल सम इंश्योर्ड इज एप्लीकेबल टू द पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। और ये जो एजुकेशनल फंड है सिर्फ पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी में ही मिलता है। दिस इज़ अ वन टाइम पेमेंट, ये एक टाइम पेमेंट होती है। अभी कंपनसेशन कितना मिलता है वो बताया है इसमें। कहते हैं इफ़ द इंश्योर्ड हैज़ वन डिपेंडेंट चाइल्ड, अगर मानो इंश्योर्ड का एक बच्चा है और उसकी एज 25 साल से नीचे है, 55 ईयर से नीचे है, तो उसको 10% कैपिटल सम इंश्योर्ड का मिलेगा। बट मैक्सिमम सब्जेक्ट टू कितना है 5000, मीन्स कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5000 मिलेगा या 10% कैपिटल सम इंश्योर्ड मिलेगा। और मानो उसी डिपेंडेंट का एक डिपेंडेंट के 2 बच्चे हैं, ठीक है, मोर देन वन डिपेंडेंट चाइल्ड, तो अगर उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको भी 10% ही मिलेगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ मिलेगा, 10% ही। बट इस केस में थोड़ा सा ये है कि उसको मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपये कर दिया है, मैक्सिमम 10,000 रुपये। ठीक है, द बेनिफिट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन द कैपिटल सम इंश्योर्ड एंड नॉट ऑन द कम्युलेटिव बोनस। सिर्फ कैपिटल सम इंश्योर्ड पे ही मिलेगा, जो उसको कम्युलेटिव बोनस मिले हैं उस पर वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ देयर आर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस ऑन द सेम लाइफ देन टोटल कंपनसेशन पेबल शैल बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड। जो स्पेसिफाई अमाउंट की जाएगी, अगर उससे एक से ज़्यादा इंश्योरेंस है तो जो मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाई की गई होएगी तो वही उसको मिलेगा। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस एक तरह से एनसीबी जैसे हैं। अगर मानो इंश्योर्ड ने कोई क्लेम नहीं लिया पिछले साल में तो उसको एक बोनस मिलेगा, उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव बोनस, जो एक साल 5% बढ़ता रहेगा हर एक साल कंप्लीटेड ईयर में। ठीक है, बट ये कहते 50% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सम इंश्योर्ड स्टेटेड एज द शेड्यूल हेयर एंड 5% मिलता रहेगा बट नॉट एक्सीड द 50%, जैसे नो क्लेम बोनस में है। तो उसको अगर उसने क्लेम नहीं लिया तो उसको नो क्लेम बोनस मिलता रहेगा। उसका मानो कहते कंपनसेशन पेबल फॉर द डेथ एंड लॉस ऑफ लिम्ब साइट एंड परमानेंट डिसेबलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट इंजरीज शैल बी इंक्रीज्ड बाय द 5%। तो वो 5% इंक्रीज हो जाएगा हर एक साल में, हर एक कंप्लीटेड ईयर में।